Hello everyone, I welcome you all for the today's session of MPC करंट अफेयर्स। अब देखो MPC करंट अफेयर्स क्या होते हैं। अब सबको पता है कि आज ही जो हमारी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, दैट इज़ MPC, उनकी आज मीटिंग हुई और उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, रेपो रेट और ये सब बहुत सारे चेंजेस किए गए, नए कुछ प्रावधान भी आए हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स होगा आपके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा, हम उसे समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ये डेली सेशन जो हमारा करंट अफेयर्स का होता है, उसके अलावा ये आपका सेशन रहेगा। उस पर मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया बिकॉज सेशन का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात आती है ये सेशन किन किन स्टूडेंट्स के लिए या फिर कौन से वर्ग के लोगों के लिए। ठीक है, पहले तो ये सेशन जो है ना वो सबके लिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी और एग्जामिनेशन लिख रहे हो, SSC हो, UPSC हो, फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जामिनेशन हो जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आता है, आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो है ही, बाकी हम बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, हम सोसाइटी का पार्ट हैं और RBI के जो भी गाइडलाइंस होंगे, पॉलिसीज़ होंगे, वो हम सबको इम्पैक्ट करती हैं, राइट। तो इस लिहाज से भी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। MCQ के फॉर्मेट में हम करेंगे, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होगी एक्सप्लेनेशन के साथ, वहाँ पे हम एक्सप्लेन भी करते हुए आपको चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, चेक्स आर द करेंसी क्लियर्ड विद इन डैश वर्किंग डेज। ठीक है, तो आज के दिन के हिसाब से, ठीक है, टिल प्रेजेंट डे चेक्स एक टाइप के करेंसी हैं जो कि क्लियर की जाती है। मतलब चेक आपके प्रोसेस होके पास कब होते हैं, कितने वर्किंग डेज में होते हैं। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 वर्किंग डेज में आपका क्लियर होता है, राइट। थोड़ा हम इसके प्रोसेस को जानते हैं बिकॉज इसके ऊपर ही आपका न्यूज़ आया है आज। ठीक है, चेक्स कैसे क्लियर होते हैं, देखो, पहले आप चेक्स बनाते हो, फिर आपकी जो बैंक होती है वहाँ पे आप जाके डिपॉजिट करते हो। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी बैंक जो है वो क्लियरिंग हाउस में बेचती है। ठीक है, क्लियरिंग हाउस से फिर आपका जो पेइंग बैंक, जिस बैंक के लिए जिस अपने चेक ड्रॉ किया रहता है, वो बैंक पे आपका चेक जाता है। ठीक है, तो वो सब कुछ वेरीफाई करके फिर अपना ये एक्सेप्टेंस जो है इन्हें वापस क्लियरिंग हाउस को भेजते हैं कि हाँ ये सब सही है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर क्लियरिंग हाउस जो है ये प्रेजेंटिंग बैंक को इंटीमेशन देता है कि हाँ चेक क्लियर हो गया है। फिर ये बैंक जाके फाइनल कस्टमर को अपना इंटीमेशन देता है। ठीक है, तो सपोज़ हम लोग बैंक A और बैंक B के लिहाज से जाते हैं। आप एक कस्टमर हो, ये बैंक A है और ये बैंक B है। ठीक है, तो बैंक A में आपने चेक दे दिया, अब बैंक A वाले क्या करेंगे, क्लियरिंग हाउस में भेजेंगे कि भाई हमारा चेक क्लियर कराओ। तो सभी कुछ इन्फॉर्मेशन और MICR वो सब कुछ करके जो है ये पेइंग बैंक यानी B बैंक को क्लियरिंग हाउस ये भेजेगा। ठीक है, B बैंक सब कुछ वेरीफाई करके फिर से क्लियरिंग हाउस को भेजेगा कि हमने सब कुछ वेरीफाई कर दिया है। फिर ये क्लियरिंग हाउस जो है ये इस A बैंक को इंटीमेशन देगा कि सब कुछ सही है, आप क्लियर कर दो, अपना तरफ से एक्सेप्टेंस दे दो कस्टमर को। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाती है, जो ये आपकी प्रेजेंटिंग बैंक होती है, इनका एक कॉमन वेयर हाउस होता है जहाँ पे सारे चेक्स को रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चेक्स प्रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा प्रोसेस है। इस सबको करने में कितने दिन लग जाते हैं, 2 वर्किंग डेज लग जाते हैं। ठीक है, बिकॉज सैटरडे संडे, अगर सैटरडेज को छुट्टी आती है तो क्लियरिंग सिस्टम वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब उसी के ऊपर न्यूज़ आई है कि चेक्स विल नाउ बी क्लियर्ड विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। तो जहाँ पे अब 2 दिन तक का समय लगता था, RBI ने कहा है आने वाले समय में कुछ ही घंटों में आपका चेक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गवर्नर शक्तिकांत दास ड्यूरिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो उनकी MPC जो हम कह रहे हैं, उनकी जो मीटिंग हुई थी, उस अनाउंसमेंट में उन्होंने क्या कहा, थर्सडे यानी कि आज ही के दिन उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रपोजल दिया है टू स्पीड अप द क्लियरेंस ऑफ द चेक्स इन द फ्यू आवर्स। कुछ ही घंटों में चेक्स क्लियर हो जाए, ऐसा उन्होंने एक सिस्टम बनाने का प्रपोजल दिया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इट मीन्स चेक विल बी क्लियर्ड विद इन फ्यू आवर्स ऑफ द डे ऑफ सबमिशन। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके कुछ घंटों बाद आपका चेक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था ना, चेक ट्यूनिकेशन सिस्टम उसको कहते हैं, CTS कहते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको प्रोसेस इमेज के थ्रू समझाया था। ठीक है,
वो जो पूरा सिस्टम है कैसे ऑपरेट करता है, बैच प्रोसेसिंग मोड पे, ठीक है। मतलब कुछ सेट ऑफ चेक्स हमें इस घंटे आए हैं, ठीक है, 1 बजे कुछ सेट ऑफ चेक्स आए हैं, फिर हम उसको क्लियरिंग हाउस में भेजेंगे, ठीक है। फिर क्लियरिंग हाउस जो है इस पर्टिकुलर बैच को रखेगा, ठीक है। फिर अगले 1 घंटे में हमारे पास सेकेंड सेट ऑफ चेक्स आए हैं, ठीक है। फिर ये वाला बैच जो है ये क्लियरिंग हाउस के लिए जाएगा, ठीक है। तो पहले क्लियरिंग हाउस कौन से चेक्स को पास करता है, जो इसके पास पहला बैच आया है, ठीक है, पहले ये इसको क्लियर करेगा, ठीक है। और उसके बाद ही फिर जो है फर्स्ट क्लियर होने के बाद ही अब क्लियरिंग हाउस जो है इस वाले पर्टिकुलर बैच को लेगा, फिर इसको ये क्लियर करेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वो क्लियर करते जाता है, ठीक है। इसमें 2 दिन तक का समय लग जाता है जब तक आपके सारे चेक्स क्लियर ना हो जाएं, ठीक है। तो इसी साइकिल को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि एक कंटिन्यूस क्लियरिंग साइकिल हम बनाना चाहते हैं विथ ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट, ठीक है। ऑन रियलाइजेशन मतलब ऑन द स्पॉट, ऑन द मोमेंट, जैसे ही क्लियर हमने चेक दिया है बैंक को वैसे ही बैंक क्लियरिंग हाउस को भेज दे और वहाँ से फिर वो पेइंग बैंक को भेज दे, और जो कि वो पूरा प्रोसेस है वो विद इन फ्यू आवर्स कंप्लीट हो जाए, ऐसा सिस्टम बनाने का आरबीआई ने प्रपोजल दिया है, ठीक है जी। तो इससे फ़ायदा दोनों को होगा, ठीक है, जो पेयर है यानी कि जो चेक दे रहा है और पेई जिसके नाम पे चेक बना है, तो इन दोनों को ही फ़ायदा होगा, ठीक है ना। चेक्स जल्दी क्लियर हो जाएंगे तो हमारे पेमेंट्स क्लियर हो जाएंगी जल्दी जल्दी, है ना। पेमेंट्स जल्दी क्लियर हो जाएंगी तो जो हमारा स्टॉक था वो हमें जल्दी से मिल जाएगा, सही है ना। तो बस यही एक न्यूज़ थी। अब अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है। शक्तिकांत दास अनाउंस्ड enhancing the transaction limit of tax payments through UPI from 1 lakh to rupees dash lakh per transaction। तो अगर आप अपनी टैक्स पेमेंट जो होती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो जो कि जीएसटी के लिए आप पे करते हो, तो जो भी आप टैक्सेशन, ये बिजनेस हाउसेस के लिए है, तो जब बिजनेस हाउसेस टैक्स को पे करते हैं अगर वो यूपीआई के थ्रू पे करते हैं तो अब के समय पे उनको लिमिट है कि 1 लाख रुपए तक का ही अगर आपका टैक्स अमाउंट है तो आप यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं। अब उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, कितना कर दिया गया है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, 5 लाख, ठीक है। अब 5 लाख कर दिया गया है। पहले आप 1 लाख रुपए तक का ही टैक्स पेमेंट यूपीआई के थ्रू कर सकते थे, अब आप 5 लाख रुपीज़ तक का टैक्स पेमेंट कर सकोगे, ठीक है, बिकॉज यूपीआई से बहुत कन्वीनियंट और ईजी मोड हो जाता है। तो इससे क्या होगा, ईजीली जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपने टैक्स को पे कर पाएंगे और इससे गवर्नमेंट को भी जल्दी जल्दी पैसा आने लगेगा, ठीक है। तो बस इसी मोटिव से, ताकि जो प्रोसेस है वो टैक्स पेयर्स के लिए भी इजी हो जाए, गवर्नमेंट को भी एक जो है मोबिलिटी मिल जाए मनी के मैटर में, उनको भी जल्दी से पैसा आ जाए, इस लिहाज से ये लिमिट को 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो और एक न्यूज़ आ रही है, सून यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जो यूज़र्स हैं विल बी एबल टू ऑथराइज अनदर इंडिविजुअल टू कैरी आउट यूपीआई ट्रांजैक्शंस यूजिंग योर बैंक अकाउंट। तो जो अब यूपीआई होल्डर्स हैं वो किसी और व्यक्ति को भी ये ऑथराइज कर सकते हैं कि उनके अकाउंट से आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर पाओ, ठीक है। सपोज़ एक व्यक्ति है ए और उसका फ्रेंड है बी, ठीक है, और अगर ए चाहता है कि बी मेरे यूपीआई को यूज़ करे और मेरे अकाउंट से पेमेंट कर पाए, तो ऐसा हो सकेगा अब कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो इसके ऊपर लिमिट होगी, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बस बैंक अकाउंट खाली कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ए ऑथराइज़ करता है बी को तो बी इसके अकाउंट से पेमेंट्स कर सकेगा और इसके लिए बी को एक अलग से यूपीआई आईडी की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो द रोल आउट ऑफ डेलीगेटेड पेमेंट्स, तो ये जो सिस्टम आया है नया, इसको हम डेलीगेटेड पेमेंट्स कहेंगे। ये अनाउंस किया गया है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा, जो आज बाई मंथली मीटिंग हुई थी इनकी, ठीक है। थ्रू दिस फैसिलिटी अ प्राइमरी कस्टमर कैन ऑथोराइज अनदर इंडिविजुअल, अ सेकेंडरी यूज़र, टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन थ्रू फॉर्मर्स बैंक अकाउंट टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। तो जो मैंने आपको समझाया अभी, ये उन्होंने वही लिखा है कि आप किसी और व्यक्ति को अलाउ कर सकते हो अपने यूपीआई अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है। सच ट्रांजैक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द सेकेंडरी यूज़र विदाउट सेपरेट बैंक अकाउंट लिंक्ड टू अ यूपीआई। आपको उसके लिए सेपरेट अकाउंट नहीं चाहिएगा, ठीक है। बी को उसके लिए सेपरेट अकाउंट नहीं चाहिएगा ए के यूपीआई को यूज़ करने के लिए, ठीक है।
इससे क्या होगा, दिस विल फर्दर डीपन द रीच एंड द यूजेज ऑफ यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। तो अब के समय पे अगर किसी के पास उनके यूपीआई का एक्सेस नहीं है कोई रीज़न के वजह से, या फिर उनका बैंक अकाउंट नहीं है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स कर पाएंगे, ठीक है। इससे तो इससे क्या होगा, डिजिटल पेमेंट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एम्फेसाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, अभी अलग न्यूज़ है, ठीक है। तो क्रेडिट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्रेडिट इज़ जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो उसको क्रेडिट देना कहते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो होती है जिसको हम क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बैंक्स के लिए भी और जो उधार ले रहा है हमसे, लोन ले रहे हैं कस्टमर, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो अभी क्या प्रपोज किया गया है इस मीटिंग में कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ बैंक्स टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज टू अ फोर्टनाइटली बेसिस एट अ शॉर्टर इंटरवल्स, ठीक है। तो अब के समय पे क्या होता है, अगर आप किसी बैंक के कस्टमर हो, आप उनके क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हो और बाकी आपकी जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्रोसेस क्या होता है, जो बैंक्स होती हैं ना, आपकी पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, आपने कभी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स की हैं, कितने जल्दी की हैं, कितने देरी से की हैं, ठीक है, आपका पूरा फाइनेंशियल जो लेखा जोखा होता है वो इन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ को देता है, ताकि वो इस चीज़ को एनालाइज कर पाए कि आपको लोन देने लायक आप सुटेबल व्यक्ति हो या नहीं, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन को ये कंपनीज़ जो हैं पूरी की पूरी तरीके से जांच करती हैं, एनालाइज करती हैं, फिर ये बैंक्स को इन्फॉर्मेशन रिटर्न में देती हैं कि हाँ ये व्यक्ति सही है या फिर नहीं है, विथ प्रॉपर रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता था ये 1 मंथ तक के लिए भी जा सकता था, अब इसको घटा के क्या कर दिया गया है, आरबीआई ने कहा है कि फोर्टनाइटली बेसिस पे, यानी कि 14 दिनों के अंदर अंदर आप इसको इन्फॉर्मेशन को ये आदान प्रदान खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली बोरोवर्स विल बेनिफिट फ्रॉम द फास्टर अपडेशन ऑफ देयर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन स्पेशली व्हेन दे रीपे देयर लोन्स, ठीक है। तो जब वो लोन्स को रीपे करेंगे तो इनकी इन्फॉर्मेशन जो होगी, क्रेडिट स्कोर जो होगा इनका, वो इम्प्रूव हो जाएगा, बिकॉज जल्दी इन्फॉर्मेशन जाएगी तो जल्दी अपडेट होगा इनका स्कोर, ठीक है। The lenders on their part will be able to make better risk assessment of borrowers. तो lenders is जो lend करते हैं, यानी कि जो लोन देते हैं, यानी कि हमारे केस में बैंक्स हो गए, ठीक है। तो बैंक्स को भी इजीली, इनके लिए भी ये प्रोसेस इजी हो जाएगा कि ये व्यक्ति सूटेबल हैं या नहीं इस चीज़ को एनालाइज करने में, ठीक है। जल्दी इन्फॉर्मेशन आएगी तो बैंक्स भी अपना डिसीजन जल्दी ले पाएंगे, ठीक है। और क्या कहा है, जैसे कि मैंने कहा, अब हम जान लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। मैंने आपको समझा तो दिया था कि ये क्या करती है, बट स्टिल मैंने आपको इन डेप्थ यहाँ पे डिटेल में रखा है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन होती हैं, ठीक, किसी के साथ भी इनका टाइप नहीं रहता है, ये अलग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि कलेक्ट करती हैं फाइनेंशियल डेटा को। किसके रिगार्डिंग डेटा, लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए और इंडिविजुअल का बाकी जो भी है, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल डेटा है बैंक्स के कस्टमर्स का, उनका ये डेटा जो है वो कलेक्ट करती है, ठीक है। और इसके क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ के कस्टमर्स कौन होते हैं, बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि एनबीएफसीज हो गए, ठीक है। यूजुअली ये इनके कस्टमर्स होते हैं, बिकॉज इन्हीं को जो होता है वो लोन देना होता है, और यही जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और एनबीएफसीज ही जो होते हैं, इनको ही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ना, कि ये भाई बंदा सही है या नहीं, इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं लोन रीपे करने की, है ना, इनको ही क्रेडिट इन्फॉर्मेशन की सख्त ज़रूरत होती है। तो यूजुअली यही सीआईसी के कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इन इंडिया आर लाइसेंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको लाइसेंस आरबीआई देता है, और इसको गवर्न जो है किस एक्ट के द्वारा किया जाता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। इस एक्ट के तहत इन कंपनीज को जो है रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। The CIC Act 2005 is a legislation that is enacted by Government of India in order to regulate the actions of credit card companies in India. तो जो भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है उसको उसके रिगार्डिंग रेगुलेट कर पाएँ
इसके लिए एक्ट को पास किया गया था, ठीक है। और बस अब हम जान लेते हैं कि कौन से क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ हैं जो कि आज के टाइम पे इंडिया में वर्क कर रही हैं, ठीक है। पहला है सिबिल, ठीक है। सिबिल का फुल फॉर्म है द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, ठीक है। और ये सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ये फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है इंडिया की, और इट होस्ट्स ओवर 9000 स्ट्रॉन्ग मेंबर बेस इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, NBFCs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, है ना। तो देखो इनके जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ बैंक्स और NBFCs ही नहीं होंगे, जो बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि हाउस लोन्स देती हैं, जो कि बाकी होम लोन्स देती हैं, हर तरीके के लोन देने वाले इंस्टीट्यूशंस, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी लोन देते हैं उनके ये कस्टमर्स हो जाएंगे, ठीक है। वो सब इस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के कस्टमर्स हो जाएंगे, ठीक है। और इस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जिसका नाम है सिबिल, इसके 900 कस्टमर्स हैं इंडिया में, ठीक है। और पहली ये इंडिया की क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, तो याद रख लेना, नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंपनी है इक्विफैक्स। इक्विफैक्स जो है वो 1899 में अटलांटा में फॉर्म हुई थी, ठीक है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट CIC है एज ऑफ नाउ, आज के तारीख तक ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। इक्विफैक्स गॉट इट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया इन द ईयर 2010 बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने कहा कि CICs को रेगुलेट RBI ही करता है, तो इस कंपनी को इंडिया में वर्क करने के लिए जो लाइसेंस है वो 2010 में दिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट कंपनी है एक्सपेरियन। एक्सपेरियन भी एक कंपनी है जिसका जॉइंट वेंचर है सेवरल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, और इसको इंडिया में 2006 में स्थापना की गई थी, ठीक है। इट वॉज नेम्ड एज वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज बाय फोर्ब्स मैगजीन इन द ईयर 2014। 2014 में इसको वर्ल्ड की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी का भी जो है वो टाइटल दिया गया था, ठीक है। ये लास्ट कंपनी है, ठीक है, हाईमार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। मतलब लास्ट इन द सेंस, ये जो मैंने आपको कुछ नाम बताएं ये इंपॉर्टेंट से हैं, ठीक है। ये जो है provides not only credit reports to customers but also caters to borrower segments such as SME, commercial borrowers, retail borrowers। ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, और भी बाकी टाइप के जो हैं इसके कस्टमर्स हैं इन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ के, किन लोगों को ये अपनी इन्फॉर्मेशन एनालाइज करके देता है। SMEs हो गए, कमर्शियल बोरोवर्स जो कि बाज़ार से उठाते हैं पैसा, कमर्शियल बोरोवर्स हम उन्हें कहेंगे। रिटेल बोरोवर्स जो कि आपके रिटेल बिजनेस हाउस होल्ड्स हो गए, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन एनालाइज करके देता है, ताकि वो भी आगे अगर अपने कस्टमर्स को लोन देना चाहते हैं तो वो भी एनालाइज करके सही तरीके से लोन दे पाएँ, ठीक है। ये एस्टैब्लिश की गई थी 2005 में मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। और क्रेडिट रिपोर्ट बनाने के लिए ये कंपनी जो है नॉमिनल सी फीस चार्ज करती है, ठीक है। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये सारा जो था ये अपडेट्स आपकी आज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये सारे डिसीजंस लिए गए थे, ठीक है। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन। बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone. But जाते हुए मैं आपको एक बात बता दूं कि इस सेशन के अपलोड होने के बाद आपका डेली करंट अफेयर सेशन भी आ जाएगा, तो उसे भी ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। सो यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।